everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover, or I would say we are going to delve into a very fascinating, a very thrilling and a very timeless novel which is named as Frankenstein by Mary Shelley. तो आज के इस वीडियो में हम इस नॉवल की समरी, इसके क्रिटिकल एनालिसिस सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइक वी ऑलवेज डू वी स्टार्ट बाय नोइंग अबाउट द ऑथर, तो लेट्स कम टू दैट। एंड फ्रैंकेनस्टीन is written by Mary Shelley, who was born in 1797 in London, England. एंड इन्होंने फ्रैंकेनस्टीन तब लिखी जब ये केवल 18 साल की उम्र की थी। एंड दिस शोज़ कि इनके इमेजिनेशन की ब्रिलियंसी किस लेवल की थी कि केवल 18 साल की उम्र में इन्होंने एक ऐसी नावल लिख डाली जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। एंड सी इज़ ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ साइंस फिक्शन बिकॉज इनके नावल में, इवन इनके ये फ्रैंकेनस्टीन नावल में विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, हॉरर एंड फिलॉसफी। फ्रैंकेनस्टीन इज़ ऑल्सो अ गॉथिक नावल। अब फ्रैंकेनस्टीन को शुरू करने से पहले हमें एक बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है इस कहानी को पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले इसको पब्लिश करा गया था 1818 में एंड वो टाइम था रोमांटिक पीरियड। मैरी शेली हरसेल्फ इज़ अ रोमांटिक पोएट और इस बारे में, रोमांटिक पोइट्री के बारे में और बहुत सारे वर्क जो आपके सिलेबस में हैं और इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने बाकी वीडियोज़ में बता रखा है। तो आप मेरे चैनल पर जाके सारी वीडियोज़ को का एक्सेस ले सकते हैं फ्रीली एंड प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड आई रियली होप दैट विल हेल्प यू। तो रोमांटिक पीरियड ऐसा पीरियड था जहाँ पे सारे राइटर एक्सप्लोर कर रहे थे अबाउट इमोशन, अबाउट नेचर एंड इमेजिनेशन, और उसी टाइम पे फ्रैंकेनस्टीन उभर के आई। ये जो स्टोरी है, अब हर एक नावल के पीछे ना एक कहानी होती है कि कैसे वो नावल लिखने का उस राइटर ने सोचा। तो जेनेवा में एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था जहाँ पे मैरी, पर्सी शेली एंड लॉर्ड बायरन ये फ्रेंड्स थे। पर्सी शेली इज़ द हस्बैंड ऑफ मैरी शेली, वॉज अ हस्बैंड ऑफ मैरी शेली सॉरी, एंड लॉर्ड बायरन, ये तीनों फ्रेंड्स थे। एंड इन लोगों ने ना एक चैलेंज करा कि देखते हैं कि हम में से बेहतर घोस्ट स्टोरी कौन लिख पाता है। एंड मैरी शेली ब्रॉट दिस फ्रैंकेनस्टीन विच बिकम वर्ल्ड वाइड फेमस। एंड इस नावल को हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कंसर्न देखेंगे साइंस और एम्बिशन को लेके। जब हम पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो विल कम टू अ कंक्लूजन और एट अ पॉइंट वेयर विल think about that, about ambition, about science and about its use. Also इस नावल में हम कुछ themes देखेंगे, themes of isolation, themes of responsibility, and we'll see what consequences happen when we play with God. So yeah, this is going to be the novel and let's start it. Now let's come to this novel। और ये जो नावल है इसकी शुरुआत होती है कैप्टन वॉल्टन के लेटर्स से, यानी हम इनके लेटर्स के थ्रू पूरी कहानी जानेंगे। एंड ये एक सेलर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट वॉल्टन, और वॉल्टन जो है अपनी बहन जिनका नाम है मिसेस सेवली, इंग्लैंड से जो हैं, उन्हें लेटर लिखते हैं और अपने लेटर में ये अपने एडवेंचर के बारे में बताते हैं। मतलब हमें इससे यहाँ ये पता चल रहा है कि जो रॉबर्ट वॉल्टन है ये किसी एडवेंचर पे निकले हुए हैं और अपने एडवेंचर के बारे में अपनी बहन जिनका नाम है मिसेस सेवली उन्हें लेटर्स के थ्रू अपनी बातें बताते हैं। अब कहाँ ये जा रहे हैं ट्रैवल करने? तो ये ट्रैवल कर रहे हैं ऑन अ शिप टू द नॉर्थ पोल, और ये क्या होप कर रहे हैं कि वहाँ पे उस जगह को, इस इलाके को देख के नई लैंड्स वो डिस्कवर करेंगे और ये अनोखा काम करके, जो सबसे यूनिक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान से काफ़ी अलग है, इस काम को करके ये काफ़ी फेमस बन जाएंगे। और ये चीज़ दिखा रहा है रॉबर्ट वॉल्टन के नेचर को कि ये कितने एम्बिशियस हैं अपने सपनों के को लेके, कि किसी हद तक जा सकते हैं, कितने एक्साइटेड हैं। और हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कितने अकेले भी हैं। ये ऐसा विश करते हैं कि काश एक भी ऐसा मेरे पास दोस्त होता जो मुझे समझता। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले लेटर से जो ये अपनी बहन को लिखते हैं। कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया से ये पहला लेटर लिखते हैं अपनी बहन को, जिसमें बताते हैं कि किस तरह से ये अपने इस जर्नी के बारे में, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ ऐसे शिप से नॉर्थ पोल की तरफ जाने के लिए और वहाँ जाके ऐसे ऐसे लैंड, न्यू लैंड्स ढूंढना एंड फेमस बनना, जो भी अपनी बातें हैं ये अपनी शेयर करते हैं। फिर ये जो है अपने लेटर में, उस लेटर में लिखते हैं दैट हिज हार्ट इज़ ऑन फायर विथ अम्बिशन।
अपने सपनों के बारे में लिखते हैं कि मेरा सपना है कि मैं पहुंच जाऊं नॉर्थ पोल के पास, वहां जाके मैं नई लैंड्स डिस्कवर करूं और मैं ग्लोरी और फेम अचीव करूं। ऑलरेडी वी सी ही इज़ नॉट ओनली एडवेंचरस बट ऑल्सो रेस्टलेस एम्बिशियस। यहाँ पे आपको एक हिंट दिया गया है लाइक विक्टर लेटर। ये बाद में हमें समझ में आएगा कि कैसे किससे ये रिलेटेबल हो रहा है। मतलब इन सब चीज़ों से हमें रॉबर्ट वॉल्टन का एक नेचर दिख रहा है कि ये कितने एम्बिशियस हैं और अपने इस एम्बिशन के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, नॉर्थ पोल में जाके वहाँ पे लैंड्स ढूंढने के लिए। फिर ये अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम परेशान मत होना, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं इस काम में सफल होऊंगा और मैं अपनी जर्नी की तैयारी में लग चुका हूँ। फिर ये दूसरा लेटर लिखते हैं फ्रॉम एरेंकल रसिया से, और अब इस लेटर में ये बताते हैं कि मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है नॉर्थ टू एरेंकल वेयर हिज सिप इज़ गेटिंग रेडी। मेरा सिप वहाँ तैयार हो रहा है। एंड ये बताते हैं वेदर के बारे में कि मौसम ठंड ठंड सा हो रहा है, लेकिन बोलते हैं कि तुम परेशान मत होना। एंड बोलते हैं कि ही डजंट माइंड, मतलब इतनी मौसम भी ठंड, मतलब खुद को एक तसल्ली देते हैं। बोल रहे हैं कि मौसम ठंड हो रहा है बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पास वो उम्मीद है, एक होप है, मैं तो जाऊंगा और मैं अपने जो भी मेरे सपने हैं पूरे करूंगा। अपने सेलर्स के बारे में बताते हैं जो भी इनके साथी उस शिप पे हैं कि वो काफ़ी ब्रेव हैं बट सिंपल मैन, दे डोंट शेयर हिज बिग ड्रीम। अब ये बात बताते हैं कि देखो वो लोग ब्रेव हैं बट वो सिंपल मैन्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने मेरी तरह हैं कि उनके बहुत बड़े सपने हैं और मेरी ही तरह वो एक एम्बिशियस नेचर इनका नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पे अकेला लगता है क्योंकि मेरी तरह यहाँ कोई नहीं है। और ये विश करते हैं कि काश मेरा एक दोस्त होता, एक सच्चा दोस्त होता जो एजुकेटेड होता, समवन जो मेरी आत्मा को, मेरी बातों को, जो मैं चाहता हूँ कि कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, वहाँ जाके कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है, तो वैसा इनको दोस्त नहीं मिला है तो ये अकेला फील कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक ऐसी फ्रेंडशिप की मुझे ज़रूरत है। आई नीड दैट इमोशन, मतलब ही शोज़ हिज दैट ही नीड्स समबडी एंड ही शोज़ हिज इमोशनल साइड। फिर तीसरे लेटर में क्या ये करते हैं, मतलब क्या बताते हैं अपनी बहन को। अब ये तीसरा लेटर जुलाई 7 को लिखते हैं फ्रॉम द सी, मतलब अब ये अपनी जर्नी के लिए निकल चुके हैं और शुरू हो गई है जर्नी। एंड वहाँ पे द शिप सेल्स इनटू आइसी वाटर बट द जर्नी इज़ स्मूथ सो फार। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। अपनी बहन से बोल रहे हैं कि तुम परेशान मत होना, मुझे कोई डर नहीं है। और ये लेटर जो है वो थोड़ा शॉर्ट होता है और इस लेटर में ऑल वी सीज ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ रॉबर्ट वॉल्टन। अब आता है फाइनल लेटर 4 और यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज इवेंट हुई है। जुलाई 28 टू अगस्त 19। अब ये लेटर लॉन्गेस्ट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए पूरी कहानी जानने के लिए। और यहाँ पे जो वॉल्टन है ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्या स्ट्रेंज और मिस्टीरियस चीज़ें इनके साथ हुई। तो एक दिन इनके जो साथी हैं उन्होंने कुछ ना बहुत बड़ा ह्यूज फिगर देखा, राइडिंग अ स्लेड पुल्ड बाय डॉग फार अवे ऑन द आइस। मतलब कुछ बड़ा सा था और आइस पे ऐसे तैर रहा था। लेकिन तुरंत ही वो जो फिगर है बड़ा सा, कुछ भी था वो, दे डोंट नो कि वो क्या था, अचानक से डिसअपियर हो गया। एंड इस चीज़ से जो उनके साथी थे वो काफ़ी शॉक्ड हुए और वो लोग सोचने लगे अपने मन में कि इतने ठंड में आइस पे कौन सरवाइव कर रहा होगा। अगले दिन क्या हुआ, इन लोगों को एक दूसरा आदमी मिला ऑन द आइस। और इस टाइम ये कोई बड़ा सा ह्यूज फिगर नहीं था बल्कि एक कमज़ोर आदमी जो अपने मौत के बहुत नज़दीक था। ऑलमोस्ट ठंड से वो आदमी बिल्कुल फ्रोज हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि लाइफ के आखिरी मोमेंट चल रहे हैं उसके। तो इन सब ने मिलके उसको बचाया एंड ब्रिंग हिम अबॉर्ड द शिप पे लेके आए। एंड इस आदमी का नाम है, अब हियर कम्स द मैन, द रियल मैन, जिस पे हम कहानी पढ़ने वाले हैं, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। अब वॉल्टन जो है, अब हम इनके लेटर्स के थ्रू ही पूरी कहानी जानेंगे, जो ये लेटर्स अपनी बहन को लिख रहे हैं। तो अपनी बहन को बताते हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के बारे में और बोलते हैं कि देखो ये आदमी ना बाकी आदमियों की तरह नहीं है, ये अलग है। इसके मैनर्स आर जेंटल एंड नोबल बट हिज फेस शोज डीप सैडनेस एंड पेन एंड सफरिंग। मतलब इस आदमी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी जेंटल और नोबल है बट इसके फेस पे ना वो सफरिंग, वो सैडनेस, कि सदियों से कोई इंसान ट्रॉमेटाइज है, कोई बहुत बड़ी उदासी है इसके चेहरे पे, वो दिख रही है मुझे।
वॉल्टन इसके लिए बुरा भी फील करते हैं। मतलब ये सारी बातें ये अपनी बहन को बता रहे हैं, और आप ऐसा समझो कि हम लोग ही उनकी बहनें हैं जो सुन रहे हैं, भाई बहनें जो ये सारी कहानी सुन रहे हैं। तो जो वॉल्टन है ये सॉरी फील करते हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के लिए कि, और ऐसा बोलते हैं कि साथ में ना काफ़ी फैसिनेट करा, मतलब जैसा एक दोस्त की तलाश में थे वैसा ये इंसान लग रहा है। वॉल्टन काफ़ी ओवरजॉयड है क्योंकि जैसा मैंने बोला, फाइनली ही हैज़ फाउंड समवन हु माइट बी द फ्रेंड ही ऑलवेज वांटेड। अब जो विक्टर है उस टाइम तो अच्छे नहीं थे, बिल्कुल डेथ के नज़दीक हो गए थे, बट धीरे धीरे ही बिगिंस टू रिकवर। एंड वॉल्टन अपनी बहन को बोलते हैं कि आई लव हिम ऑलरेडी, ही इज़ लाइक द ब्रदर आई नेवर हैड। अब उसके फेस को पढ़ के, उसको देख के ही रॉबर्ट वॉल्टन इज़ लाइक आई एम ऑलरेडी इन लव विथ हिम एंड ही इज़ लाइक अ ब्रदर आई नेवर हैड। फिर आगे जो है विक्टर ठीक होते हैं थोड़े, अब अपने बारे में ये बताते हैं, कुछ दिनों बाद बातचीत करना शुरू करते हैं, वॉल्टन के बारे में भी जानते हैं, और वॉल्टन को क्या करते हैं, ये वार्न करते हैं विद दीज लाइंस। ये बोलते हैं कि तुम नॉलेज की तलाश में हो, कि जितना नॉलेज मुझे मिल जाए, ग्लोरी मिल जाए, मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन 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 सावधान रहना, मैं भी एक टाइम पे तुम्हारे ही तरह था, बिल्कुल बड़े एम्बिशंस थे मेरे, मैं कुछ अलग करना चाहता था, कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाहता था, लेकिन सब कुछ ने, उन सब कुछ ने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। और रुको, मुझे अपनी कहानी तुम्हें बताने दो, तुम्हें इससे कुछ सीख मिलेगी। और कुछ इस तरह विक्टर फ्रैंकेनस्टीन अपनी कहानी है, वो अपनी कहानी बताना रॉबर्ट वॉल्टन को शुरू कर देते हैं, और रॉबर्ट वॉल्टन अपने लेटर्स के थ्रू अपनी बहन को बताते हैं, और उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो देखो, विक्टर जो है अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, और इनके माता पिता पेरेंट्स क्या करते थे, कैसे थे, सब कुछ। तो ये बताते हैं कि मेरा जन्म जेनेवा में हुआ था, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और मैं एक वेल्दी और रिस्पेक्टेड फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे पिता, जिनका नाम अल्फोंसो फ्रैंकेनस्टीन था, वो काफ़ी काइंड और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थे, और इनकी माँ, जिनका नाम कैरोलिन ब्योफोर्ड फ्रैंकेनस्टीन था, वो काफ़ी जेंटल, काफ़ी लविंग, एंड सी हैज़ दिस डीप केयर फॉर पुअर पीपल। और इसी का एक इंसिडेंट है कि इनके पेरेंट्स एक बार इटली में घूमने गए थे, और वहाँ पे इन्होंने एक गरीब सी छोटी सी ऑर्फन बच्ची को देखा जिसका नाम था एलिजाबेथ लेवेंजा। तब ये लोग क्या करते हैं कि वो बच्ची गरीब तो थी, लेकिन उसके फेस पे एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही स्वीटनेस थी, जिस चीज़ ने इन दोनों को मजबूर कर दिया, और उस बच्ची को इन लोगों ने अडॉप्ट कर दिया, अपने घर लेकर आए जेनेवा में, और उस बच्ची को बिल्कुल बड़ा किया, लाइक विक्टर की बहन, और कह लो जो आगे चल के इसकी फ्यूचर वाइफ बनेगी, इसके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। एंड उस दिन से विक्टर बोलते हैं कि उस दिन से एलिजाबेथ मेरी सब कुछ थी, मेरी कंपेनियन, मेरी दोस्त, और मेरी मोर देन सिस्टर थी वो। एंड एलिजाबेथ ऐसे ही बड़ी होती है, विक्टर और एलिजाबेथ साथ में बड़े होते हैं। अब हम यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, एलिजाबेथ बड़ी होती है विथ हर जेंटल नेचर, काइंड नेचर, बट वहीं अगर विक्टर के पर्सनालिटी की बात करें बचपन से, तो ही वॉज वेरी क्यूरियस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। और भी कुछ कुछ इंसिडेंट देख लेते हैं इनके चाइल्डहुड में क्या हुआ था। तो विक्टर जो थे ना, ये बाकी बच्चों से बहुत अलग थे, यानी कोई चुप रहने वाला बच्चा जैसे नहीं होते हैं, जो सोचते रहते हैं, हर वक्त क्यूरियस रहते हैं कि ये चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। बाकी बच्चे जहाँ खिलौनों से खेलते थे, ये जानना चाहते थे कि ये पूरी दुनिया काम कैसे करती है, अर्थ है तो अर्थ में लोग कैसे रहते हैं, कैसे लाइफ चल रही है, लोगों को लाइफ डेथ के बाद लोग कहा जाते हैं, मतलब ये सब चीज़ें इनके दिमागों में चलता रहता था। और इनका जो कैरेक्टर था, आज जो भी इनका जो हाई एम्बिशन रहा है, वो काफ़ी बचपन से ही सेट था। और ये नेचर के सीक्रेट्स को, जैसा मैंने बोला, डेथ, लाइफ, इन सब के सीक्रेट्स को ये डिस्कवर करना चाहते थे, और इनके अंदर एक अलग ही भूख थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है, मुझे एक अच्छी सी डिस्कवरी करनी है, मुझे कुछ तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। इनके एक क्लोज फ्रेंड है हेनरी क्लेवरल। विक्टर बताते हैं कि मेरा एक करीबी दोस्त था जिसका नाम था हेनरी क्लेवरल। एंड बचपन से ये लोग बड़े ही अच्छे दोस्त थे। हालांकि हेनरी ऐसा नहीं था, हेनरी विक्टर की तरह नहीं थे। वो उन्हें एडवेंचर स्टोरीज़ पसंद थी, हीरोज़ एंड रोमांस, ये सब चीज़ें पसंद थी। वो चीयरफुल थे एंड ही लव्ड इमेजिनेशन। वही विक्टर अलग थे, ही वाज सीरियस, ही वाज साइंटिफिक। स्टिल ये लोग अच्छे खास दोस्त थे, अलग अलग पर्सनालिटी होने के बावजूद। विक्टर के बारे में दूसरी बात बताई गई है कि इन्हें साइंस से बहुत प्यार था,
और ये पुरानी पुरानी किताबें पढ़ते थे बाय एंशियंट राइटर लाइक कॉर्नेलियस एग्रिपा एंड पैराक्लेसिस। ऐसी किताबें ये पढ़ते थे, और ये जो बुक्स होती थी दीज वर फुल ऑफ मैजिकल साइंस। मतलब इसमें ये बातें की जाती थी कैसे मेटल को गोल्ड बनाना है, लाइफ कैसे क्रिएट करना है, नेचर के हिडन पावर को कैसे देखना है, और ऐसी ऐसी किताबें ये बचपन से पढ़ते थे और इनमें बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे। इवन इनके फादर एक बार इन्होंने मना भी कर रहा था कि ऐसी नॉनसेंस किताबें मत पढ़ो, बिकॉज ही डिडंट एक्सप्लेन वाई विक्टर बिकेम इवन मोर क्यूरियस। अब उस समय इन्होंने इसके इनके पापा ने ये बात तो बोल दी कि किताबें मत पढ़ो, लेकिन रीज़न नहीं बोला, और इसकी वजह से इनका जो नेचर था विक्टर का क्यूरियस, जानना कि क्यों नहीं पढ़ना है, इसकी वजह से वो और पढ़ते थे। और यहाँ पे विक्टर बताते हैं कि कुछ इस तरीके से जो मेरा थर्स्ट था कि मुझे ये भी जानना है वो भी जानना है, वो बढ़ता ही गया और ऐसा बन गया जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अब इनकी लाइफ में ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ से कुछ तो टर्निंग पॉइंट आया इनकी लाइफ में। तो ये बताते हैं कि मैं केवल 15 साल का था उस टाइम पे, तो अचानक से क्या हुआ था कि हमारे घर के पास बहुत तेज़ बिजली कड़की, तेज़ हवा तूफान चल रही थी और बिजली कड़की, और उस बिजली के कड़कने की वजह से हमारे घर के पास ही एक पुराना ओक ट्री था, वो पूरी तरीके से टूट गया। और वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं विक्टर को इंट्रोड्यूस करा विद द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इन्हें पहली बार अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ देखने को मिली, एंड दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की पावर कितनी होती है, तो ये बोलते हैं कि इस मोमेंट के बाद हुआ यूँ कि मेरा जो इनका जो इंटरेस्ट था पुराने मैजिकल बुक्स में वो हटा, और इनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा किसकी तरफ, साइंस और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। और ये बोलते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हिज लेटर डिस्कवरीज, यानी बाद में स्टोरी में जो भी ये डिस्कवरी करेंगे तो ये पहला स्टेप था। इन साइंटिस्ट के बदौलत इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना। फिर इन्होंने डिसीज़न लिया कि ये आगे साइंस पढ़ेंगे, और जैसे ये बड़े होते गए इनके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लॉस्टेड इन जर्मनी में भेजना चाहिए, और वहाँ ये चले जाते हैं। अब वहाँ जाने से तुरंत पहले एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है इनकी लाइफ में, एंड दैट इज़ कि इनकी मदर की डेथ हो जाती है। एंड ऑन हर डेथ बेड जो उनकी माँ है वो एलिज़ाबेथ और विक्टर दोनों का ही हाथ पकड़ती हैं साथ में, और बोलती हैं कि तुम दोनों को शादी करना चाहिए एक दिन, एंड तुम दोनों को साथ रहना चाहिए, मतलब एक प्रॉमिस सा लेती हैं। अब विक्टर काफ़ी हार्ट ब्रोकन थे दैट बट द आइडिया ऑफ एलिज़ाबेथ एज हिज लाइफ पार्टनर गेव हिम सम कंफर्ट। यानी ये भी एलिज़ाबेथ से कनेक्टेड थे, मतलब उन्हें अच्छा लगता था, एंड उस आइडिया से ही वॉज कम्फर्टेड। ऑल्दो इनकी माँ की डेथ हुई थी तो ही वॉज हार्ट ब्रोकन। फिर कुछ समय बाद ये हुआ कि ये वहाँ अपनी हाई स्टडीज़ के लिए चले गए, और वहाँ जब ये जाते हैं जेनेवा, मतलब जो इनका होम टाउन है उसे छोड़ के अपनी माँ के डेथ के बाद जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने, वहाँ पे इन्हें काफ़ी अकेला महसूस होता है। अब नई जगह है, नया शहर है, और यहाँ पे ना इनको एक ईगर इंटरेस्ट आता है, लाइक एक ऐसा होता है, एक चाह होती है कि ये ना नई लाइफ शुरू करे विथ न्यू लर्निंग्स। एंड यहाँ पे ना ये दो प्रोफेसर से मिलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। वन इज़ प्रोफेसर क्रैम जो कि नेचुरल फ़िलासफ़ी टीच करते हैं, और वो कहीं ना कहीं विक्टर्स ही मॉक्स विक्टर लव फॉर एंशियंट बुक्स सेइंग दे आर वेस्ट ऑफ अ टाइम। यानी जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि विक्टर को पुरानी किताबें कितनी पसंद थी, पढ़ते रहा करते थे, तो इस चीज़ पे ये प्रोफेसर थोड़ा मॉक करते थे विक्टर को। वहीं दूसरे प्रोफेसर थे हमारे प्रोफेसर वॉल्डमैन, जो विक्टर को केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो काइंड थे, वो इनकरेजिंग थे, और वो विक्टर को हमेशा बोलते थे कि मॉडर्न साइंस कैन अचीव वंडर्स। यानी मॉडर्न साइंस में वो पावर है जो तुम कुछ भी लाइक बना सकते हो, एंड इट कैन बी वंडर और एनीथिंग न्यू। और यहीं ये प्रोफेसर की जो वर्ड्स थे, दीज वर समथिंग विच इंस्पायर विक्टर डीपली, एंड वहाँ से ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज होल लाइफ टू साइंटिफिक रिसर्च। और यहाँ पे विक्टर ने ये डिसीजन लिया कि ही विल वर्क फॉर दिस साइंटिफिक थिंग, एंड ही विल मेक और ही विल डू समथिंग, ही विल टर्न समथिंग इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। एंड दिन रात ये पढ़ने लगे, और उस वजह से मतलब पढ़ाई में ये इतने डूब गए, साइंस में इतने डूब गए कि दोस्तों के लेटर्स आ रहे हैं नहीं देख रहे हैं, अपने हेल्थ का नहीं ख्याल रख रहे हैं, और ये ना सीक्रेट ऑफ लाइफ जानना चाहते थे। इनका मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक था दिस थिंग, लाइफ का सीक्रेट क्या है, जीवन किसी को कैसे मिलता है, मौत कैसे होती है।
और उसकी वजह से ये ह्यूमन बॉडी डिके एंड डेथ के बारे में बहुत पढ़ते थे। बहुत टाइम ये ग्रेवयार्ड के पास बॉडी को डिकम्पोज होते हुए देखते थे, मतलब अपना रिसर्च बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कर रहे होते थे। और धीरे धीरे इन्हें ये विश्वास होने लगा कि इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड दैट मे बी आई कैन रिवर्स इट। यानी देखो ये कितनी बड़ी चीज़ के बारे में अब ये सोचने लगे। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं मौत को समझ सकता हूँ तो मैं किसी मुर्दे इंसान को जिंदा भी कर सकता हूँ, जो कि पावर भगवान के पास होता है, वी बिलीव। और ये ऐसा ये मान रहे हैं कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। और ये आइडिया इनका एक ऑब्सेशन बन गया और इसकी वजह से ये बहुत सारे बॉडी पार्ट, बॉडी बोन्स, मरे हुए बॉडी पार्ट्स को ग्रेवयार्ड से ले आने लगे और उन्हें कलेक्ट करते थे। और फिर वो इन्होंने प्लान करा कि उन सारे ही मरे हुए इंसान के जो बॉडी पार्ट है उससे एक न्यू ह्यूमन को बनाएंगे। एंड ऐसा नहीं कि छोटे बेबी को बनाएंगे, बट जो भी बनाएंगे वो लंबा होगा, अराउंड 8 फीट, एंड इट विल बी ईजियर टू वर्क विथ। एंड वो अकेले अपने अपार्टमेंट में काम कर रहे होते थे और हर किसी से ये अपना प्रोजेक्ट छुपा रहे हैं। अब इस बीच वो इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अपने इस काम से कि वो खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, इवन एलिजाबेथ के लेटर्स को इग्नोर कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि ही सेज दैट आई सीम टू हैव लॉस्ट ऑल सोल्स। मतलब ये कहानी अभी विक्टर को बता रहे हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई उस टाइम मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि मैं भूल चुका था कि मेरे आसपास क्या लोग हैं, मैं इवन अपना भी ख्याल नहीं रखता था। और कुछ 2 सालों बाद, 2 सालों की मेहनत के बाद विक्टर फाइनली अपने इस क्रिएशन को कंप्लीट करते हैं। एक दिन बहुत तेज़ बरसात, बारिश हो रही थी और ही कनेक्ट्स ऑल द पीसेस टुगेदर। एंड उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी के पावर को यूज़ करते हैं और अचानक जो क्रिएचर है वो अपने पीली वाटरी आइज़ को खोलता है जो इन्होंने बनाया है। वो बिल्कुल अब जो ये विक्टर है ना, ये बिल्कुल डर जाते हैं। मतलब इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इन्होंने एक क्रिएचर को बनाया है, बट उसे देख के डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? बिकॉज जो क्रिएचर इन्होंने बनाया है उसकी पीली आंखें, काले ओठ एंड स्ट्रेच स्किन बेयरली कवरिंग द मसल, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। वो खूबसूरत तो किसी एंगल से नहीं लग रहा था, वो मॉन्स्टर लग रहा था। मतलब एक राक्षस की तरह उसकी बनावट थी। और इस चीज़ को देख के जो विक्टर हैं वो डर जाते हैं और उन्हें इंस्टेंट रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। और डर के मारे अपने इस फियर को ओवरकम करने के लिए वो उस रूम से भाग जाते हैं। पूरी रात वो एक कहीं गलियों में इधर उधर वंडर करके बिताते हैं और उसी दौरान इन्हें एक सपना आता है। सपने में होती हैं एलिजाबेथ एंड ही सीज हर अलाइव, देन सडनली हर फेस टर्न्स पेल लाइक अ कॉर्प्स। और इस चीज़ को देख के वो तुरंत जग जाते हैं और डर जाते हैं। अगले मॉर्निंग डरते डरते फिर से वो अपने अपार्टमेंट में आते हैं देखने कि वो जो क्रिएचर है वो कहाँ गया। तो ये देखते हैं कि वो क्रिएचर वहाँ से जा चुका है और विक्टर को ना कहीं वहाँ पे रिलीफ फील होता है, बट डर भी लगता है कि आखिर वो गया कहाँ। अब होता ये है कि विक्टर के जो एक बेस्ट फ्रेंड थे, जो विक्टर है वो पूरी तरीके से इनका ऐसा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा डर चुके हैं अंदर से। इन्हें एक रियलाइजेशन हो गई है कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है और कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी इनके दोस्त हेनरी यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए और विक्टर से वो मिलते हैं और विक्टर की कंडीशन को वो देखते हैं कि विक्टर कितनी बुरी कंडीशन में है, मतलब इनके माइंड पे कैसा असर पड़ा है। और हेनरी जो है वो विक्टर का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके हेल्थ का उस टाइम पे। और इस रिकवरी के टाइम कुछ अलग होता है और वो अलग ये होता है कि एक इंसान जो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड था साइंस से, वो साइंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। आगे क्या होता है कि विक्टर को एलिजाबेथ की तरफ से एक लेटर मिलता है और उस लेटर में बहुत अच्छा सा वो लेटर होता है जिसमें ये फैमिली के बारे में न्यूज़ वगैरह देती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारा छोटा भाई विलियम वो भी बिल्कुल ठीक है। फिर ये जिक्र करती हैं जस्टिन मॉरिट्स की, जो कि एक काइंड जेंटल गर्ल है जो फ्रैंकेनस्टाइन फैमिली के साथ ही रहती है। और एलिजाबेथ विक्टर को बोलती है कि सब तुम्हें यहाँ बड़ा मिस करते हैं, तुम भी, मैं ये होप करती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आओगे। और इस लेटर को देखने के बाद विक्टर के मन में वो एक होम सिकनेस आ जाती है। इसको फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, क्योंकि जब भी ये अपना पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये फैमिली से, फ्रेंड्स से, हर किसी से दूर हो गए थे और इस टाइम पे ये मिस कर रहे हैं अपने फैमिली को।
अब कहानी में थोड़ा आता है ट्विस्ट, और इस बार एक और लेटर आता है, और ये लेटर कोई अच्छा लेटर नहीं होता है बल्कि शॉकिंग लेटर होता है जो कि विक्टर के फादर ने भेजी हुई होती है। और इस लेटर में ये लिखते हैं कि विलियम, जो कि तुम्हारे विक्टर का छोटा भाई था, इनकी मर्डर हो गई है। अब सवाल ये है कि हुआ कैसे। इस चीज़ को सुन के विक्टर बिल्कुल डर गए, और ये रास्ते में जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सिटी के नज़दीक वेदर काफ़ी तेज़ हो गई है, हवाएं तेज़ चल रही हैं, बिजली कड़क रही है, जैसे मूवीज़ में होता है कुछ बुरा होने से पहले का तूफान, वैसा सा हो गया है। और अचानक विक्टर कुछ बड़ा सा एक फिगर देखते हैं दूर से, और इमिडिएटली इन्हें स्ट्राइक होता है, इन्हें पता चल जाता है कि वो कौन है, और वो वही क्रिएचर है जो इन्होंने क्रिएट करी थी। और ये डर जाते हैं, इनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि विलियम मेरे भाई को मारने वाला और कोई नहीं, मॉन्स्टर ही है। एंड ही के नॉट, अब ये बात केवल ये अपने मन में ही रख सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कौन ही इनकी बातों का विश्वास करेगा कि कोई आपने कैसे इतनी क्रिएचर बना दिया, कैसे। अब इस चीज़ से विलियम के मर्डर का जो इल्ज़ाम है सब लोगों ने जस्टिन पे लगा दिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जस्टिन के पॉकेट में विलियम का एक लॉकेट मिला था, जिसकी वजह से पुलिस को लगा था कि जस्टिन ही मर्डरर है विलियम की। लेकिन जो जस्टिन है वो बोलती है कि इसे कुछ आइडिया नहीं है, ये इनोसेंट है। इवन एलिजाबेथ, विक्टर भी दोनों हार्ट ब्रोकन है, और वो दोनों जानते हैं कि जस्टिन इनोसेंट है। विक्टर को रियलाइज़ होता है कि मॉन्स्टर ने ही ये सब प्लान करा है, मतलब मॉन्स्टर ने विलियम की मर्डर कर दी है और इल्ज़ाम जस्टिन पे लगा दिया है। आगे के चैप्टर्स में जस्टिन का ट्रायल होता है, पता किया जाता है कि क्या असली में गुनहगार जस्टिन है। तो जो जस्टिन है स्टार्टिंग में तो बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इवन एलिजाबेथ भी इसके बारे में बोलती है कि अच्छी लड़की है, काइंड है, ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन एविडेंस तो इसके खिलाफ था ना कि वो लॉकेट इसके पॉकेट में था। तो प्रेशर में आके जो जस्टिन है वो मान लेती है, कन्फेस कर लेती है कि हाँ, ये मर्डर मैंने ही किया है। और इस चीज़ से ये दोनों, विक्टर और एलिजाबेथ, बिल्कुल डिवास्टेटेड हो जाते हैं। और फिर जो जस्टिन है, ये लोग मिलने आते हैं, मतलब प्रिजन में जस्टिन से, और जस्टिन जो है वो फॉरगिव्स एवरीवन एंड फेसेस हर डेथ ब्रेवली। और दोनों, अब इस चैप्टर के एंड में वी सी कि विलियम और जस्टिन दोनों की डेथ चली गई। मतलब वो जो तूफ़ान था ना, वो कुछ बड़ा ख़तरनाक होने से पहले का तूफ़ान था। और ये चीज़ विक्टर को रियलाइज़ हो चुकी थी कि दो जान चली गई, दो इनोसेंट लोगों की जान चली गई, और इस सब का जिम्मेदार वो मॉन्स्टर था। अब जो विक्टर हैं, मतलब विलियम और जस्टिन की डेथ के बाद पूरी तरीके से गिल्ट से भर चुके हैं, और इन सब चीज़ों से शांति पाने के लिए वो माउंटेन्स और रिवर के पास जाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि उधर ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है और इनसे बात करने की कोशिश करता है। विक्टर, जो कि सारी रियलिटी जानते थे, बिल्कुल ऐसे गुस्से में उसे मारने के लिए उस पर चिल्लाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्रिएचर जो है वो प्रार्थना करता है, बोलता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। और पहली बार ये दोनों आमने सामने आते हैं, और जो मॉन्स्टर है वो अपने साइड की स्टोरी सुनाता है। ये बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो बिकॉज मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं बिल्कुल डरावना सा दिखता हूँ शकल से, लेकिन तुम अगर मेरी कहानी सुनो तो तुम्हें भी शायद मेरे पे दया आएगा। तो विक्टर भी थोड़े को ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, सुनते हैं। और वहाँ पे ये लोग बातें करते हैं। क्रिएचर जो है अपनी कहानी बताता है, अपने एक्सपीरियंसेस बताता है कि उस दिन उस रूम से निकलने के बाद इसके साथ क्या क्या हुआ। ये बोलता है कि मैं अकेला जंगलों में भटक रहा था। पहले तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट क्या होता है, डार्क क्या होता है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। मैं जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी था, लेकिन जो मेरा मालिक है वही मुझे छोड़ के चला गया। तभी मैंने फायर देखा, फायर से गर्मी सी आ रही थी, बट ऑल्सो पेन व्हेन ही टच द फ्लेम्स। एंड फिर ये बोलते हैं, मतलब जो मॉन्स्टर है वो कहानी में बोलता है कि फिर मैंने बेरीज खाई, रूट्स खाई एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम स्ट्रीट। एंड धीरे धीरे मुझे ना इस दुनिया के बारे में समझ आने लगा, मुझे अपने बॉडी के बारे में, अपने सेंसेस को यूज़ करने आने लगा। फिर ये बोलता है कि फिर मैंने एक छोटा सा कॉटेज ढूंढा जहाँ पे एक फैमिली रहती थी। एक बेटा रहता था जिसका नाम फेलिक्स था, एगेथा उनकी बेटी थी, डालसी एक उनकी ब्लाइंड फादर थे। और जो फैमिली थी उस छोटे से कॉटेज में, वो लोग गरीब थे लेकिन काइंड थे एक दूसरे के
प्रति। और वहाँ पे जो ये क्रिएचर है उन्हीं के पास छुप के एक शेड में रहता था, जो वो शेड जो है वो उस कॉटेज से अटैच था, और वहाँ पे ये जो क्रिएचर है रहता था। और वहाँ पे रह के इसने ना उन लोगों के बीच के लव को एडमायर किया, केयर को एडमायर करा, कैसे वो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और इसे काफ़ी अकेला महसूस हुआ कि इसे वो प्यार देने वाला कोई नहीं है, इसे वो केयर करने वाला कोई नहीं है। उन्हें ऑब्जर्व करता रहा, उनकी भाषाओं को सीखा इसने वर्ड सीखे लाइक फायर, ब्रेड, मिल्क, और इसने नोटिस करा उदासी को, गरीबी को। और कई बार उनके पास कम खाना होता था और कई बार तो ये उनकी मदद भी कर दिया करता था। ही लाइक फायरवुड को गैदर कर देता था, स्नो को क्लियर कर देता था, और फैमिली वंडर करती थी कि ये सीक्रेट हेल्पर कौन है। फिर आगे मॉन्स्टर बताता है कि कैसे मैंने सेल्फ एजुकेशन ली, मुझे कुछ अबैंडन किताबें मिली, किताबें जैसे पैराडाइज लॉस्ट, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, तो ये किताब इस मॉन्स्टर को भी मिली। और वहाँ पे इसने एडम, ईव और सैटर्न के बारे में पढ़ा। बुक्स लाइक प्लूटार्क लाइव्स, यहाँ पे इसने नॉबल ग्रीक एंड रोमन्स की स्टोरीज देखी। द सॉरो ऑफ यंग वर्थर विच वॉज अ सैड नॉबल अबाउट लव एंड डिस्पेयर। और इस किताब ने कहीं ना कहीं इसके माइंड को सेव करा। जैसे इसने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा तो इसे ऐसा एहसास हुआ, इसने अपने आप को एडम की जगह रख के देखा कि मैं भी मेड बाय अ क्रिएटर, एंड सैटर्न की तरह रख के देखा कि किस तरह से मुझे भी लोग हेट करते हैं। हिस्ट्री की किताबों से इसने सीखा अबाउट ह्यूमन ग्रेटनेस। नॉवेल से इसने पेन ऑफ लव एंड लॉनलीनेस देखा। और इसने विक्टर की नोटबुक भी इसे मिली थी, एंड उसमें नोट्स थे कि अबाउट हाउ विक्टर मेड हिम, लाइक कैसे ये पूरा मॉन्स्टर बना है। तो इसने उस चीज़ को भी देख लिया कि कैसे मैं बना हूँ, मेरे जो मालिक हैं उन्होंने मुझे कैसे बनाया है। और इन सब चीज़ों से जो इस क्रिएचर है इसको रियलाइज़ होता है कि मेरे जो खुद के क्रिएटर हैं वो खुद खुश नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं, मेरे जन्म से वो खुद खुश नहीं हैं। फिर इस क्रिएचर को ऐसा रियलाइज़ होता है, इसने डिसाइड करा टू रिवील हिमसेल्फ टू डाली, कि वो जो कॉटेज में फैमिली रहती थी, इसने सोचा कि मैं अपने आप को रिवील करूँगा। एंड ही चूज़ द ब्लाइंड ओल्ड फादर थिंकिंग ही वुड जज हिम बाय वर्ड्स नॉट बाय अपीयरेंस। तो इसने सोचा कि मुझे इनके सामने पहले जाना चाहिए। स्टार्टिंग में तो ये जो है बड़े काइंडली इसको सुनते हैं, लेकिन जब फेलिक्स, एगेथा एंड सैफी ये सब आए और इन्होंने इस क्रिएचर को देखा तो बिल्कुल डर के मारे वो चिल्लाने लगे। इवन फेलिक्स ने तो अटैक कर दिया इस क्रिएचर पे, और ये बिल्कुल इसका दिल टूट गया। एंड दिस क्रिएचर रियलाइज़ कि कभी भी ह्यूमन सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड इसने लाइक डिक्लेयर कर दिया एवर लास्टिंग वॉर अगेंस्ट ऑल मैनकाइंड। लाइक इसके मन में भी वो एक घृणा सी हो गई कि ह्यूमन मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उनके अगेंस्ट ये चला गया। और ये बिल्कुल गुस्से में आ गया था ये क्रिएचर, एंड आसपास लाइक वंडर ये कर रहा था। ही सॉ अ चाइल्ड इन अ वुड्स, यंग विलियम फ्रैंकेनस्टीन, एंड एट फर्स्ट ही थॉट ही वुड मेक द चाइल्ड हिज फ्रेंड सिंस चिल्ड्रन आर इनोसेंट। इसने सोचा कि उस बच्चे को का ये दोस्त बनेगा, और ये वही विक्टर के छोटे भाई होते हैं। लेकिन जो विलियम है वो डर गया इन्हें देख के, वो छोटा बच्चा, और बिल्कुल इसे मॉन्स्टर बुलाने लगा एंड रिवील करने लगा कि ही वॉज फ्रॉम फ्रैंकेनस्टीन फैमिली। लाइक ऐसा इन्हें लगा, लाइक इस क्रिएचर को एहसास हो गया कि ये विक्टर से इसका कोई रिलेशन है, और गुस्से में आके उसने विलियम को मार डाला। और ही फाउंड द लॉकेट अराउंड विलियम्स नेक एंड लेटर प्लेस, और उसी लॉकेट को इसने जस्टिन के पॉकेट में रख दिया था बिल्कुल चालाकी से। फिर ये आगे बोलता है कि आई एम मिजरेबल बिकॉज आई एम अलोन। मैं ऐसा बुरा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई कंपेनियन नहीं है। तुम मेरे लिए एक कंपेनियन बना दो, एक फीमेल बना दो मेरी ही तरह, ये इसकी डिमांड होगा। विक्टर इस चीज़ को सुन के काफ़ी हॉरिफाइड होते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल चलते हैं कि क्या उन्हें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द एंड वो अग्री कर लेते हैं। वो वापस से ट्रैवल करते हैं जनेवा। वहाँ पे बिल्कुल ये कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वे कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये हेल्प करना चाहते हैं मॉन्स्टर को, कि ये ऐसे डेथ्स करना बंद कर देगा, इसकी भी एक दोस्त आ जाएगी। फिर कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि दो मॉन्स्टर मिलके कहीं ना कहीं ये लोग पूरे ही मैनकाइंड पे मल्टीपल तबाही ला सकते हैं, और यही सब ये सोचते रहते हैं। लेकिन एट द एंड लाइक ये मान जाते हैं, और ये एक लोनली आइलैंड स्कॉटलैंड में जाते हैं और फीमेल मॉन्स्टर बनाने के काम पे लग जाते हैं बिल्कुल सीक्रेटली। और हर रात ही फील्स फियर एंड ड्रेड,
और ये सोचते हैं कि अगर क्या होगा जो ये मैं फ़ीमेल क्रिएटर बना दूंगा और कहीं ये ओरिजिनल क्रिएटर जो मेल वाला क्रिएटर है इसे पसंद ही ना आए, व्हाट इफ़ इनके चाइल्ड हो और ये बिल्कुल बढ़ते जाए और ह्यूमन काइंड को ख़त्म ही कर दे। बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में चल रहे होते थे। और अब इन्होंने ना पूरा काम कर लिया था, बस फिनिश ही करना था, वो फीमेल क्रिएचर बन ही जाती। एंड फिर वहाँ पे इनके दिमाग में ना कुछ स्ट्राइक होता है, ये इमेजिन करते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या होगा इन सब चीज़ों का। और फिर इन्हें तुरंत ऐसा लगता है कि ये रिस्क नहीं ले सकते हैं और जितना भी कुछ इन्होंने बनाया था उसे ख़त्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। एंड जो ओरिजिनल मेल वाला क्रिएचर था वो दूर से ये सब दिख रहा था और देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे से प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे खुश करोगे, पर तुमने मेरी फीमेल क्रिएचर को नहीं बनाया और इस चीज़ का बदला तो मैं लेके रहूँगा। अब यहाँ से फाइनली यहाँ से विक्टर की एक गलती की वजह से उनके लाइफ में उन्हें कितना कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ कंसिक्वेंसेस हमें दिखती है। जो सबसे ख़ास लोग होते हैं विक्टर के लाइफ में, लाइक इनके दोस्त हेनरी क्लेवरल, इनकी भी मर्डर हो जाती है और विक्टर को बिल्कुल रियलाइज़ होता है कि ये सब काम क्रिएचर कर रहा है, वो बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि वो बदला लेकर रहेगा। और फिर विक्टर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उन्हें सेफ़ रखने की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे से रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि क्रिएचर उन सबको मार डालेगा क्योंकि इसने ऐसा कसम खाई है। His loved ones are in grave danger. Victor's guilt, fear and obsession grow stronger. कि बहुत ज़्यादा विक्टर डर जाते हैं, ये वापस अपने घर आते हैं बिल्कुल डरे डरे। एंड ये इवन अपने लव्ड वन जैसे एलिजाबेथ उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड ही कैन नॉट सी एवरी डेंजर। विक्टर माइंड इज़ फुल ऑफ फियर एंड गिल्ट। क्या होगा, सोचो कि आपको एहसास हो कि आपके अपने को खतरा है हर एक मोमेंट पे और उस खतरे का रीज़न और कोई नहीं बल्कि आप हो, तो दैट फीलिंग इज़ वेरी हॉरिफाइंग फीलिंग। और यही विक्टर के साथ हो रहा है। फाइनली जो विक्टर है एलिजाबेथ से शादी करने वाला इनका दिन आ जाता है। इन लोगों ने इवनिंग साथ में बिताई, काफ़ी खुश हैं। और जो विक्टर है ये डिसाइड करते हैं स्लीप लाइटली गार्डिंग एलिजाबेथ एज बेस्ट ही कैन, मतलब ध्यान रख रहे हैं एलिजाबेथ के कुछ हो ना। बट जैसा कि क्रिएचर ने बोला था कि वेडिंग नाइट पे ये कुछ करने वाला है, तो ये वेट कर रहा था इस रिवेंज का। और रात में ये आता है और विक्टर इज़ कॉल्ड बाय अ स्क्रीम, इट्स एलिजाबेथ। तुरंत एलिजाबेथ की चीख सुनाई देती है और विक्टर को फाइनली पता लगता है कि एलिजाबेथ की भी मर्डर हो चुकी है। विक्टर इस चीज़ से डिवास्टेटेड है, उसके जितने भी सपने थे, जितनी भी खुशियाँ थी, सब कुछ जा चुकी। एंड विक्टर के फादर अल्फोंसे फ्रैंकेनस्टीन ये सब देख के, एलिजाबेथ के मर्डर को देख के उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, बहुत बड़ा ग्रीफ होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। अब विक्टर अपने लाइफ में बिल्कुल अकेला है, ना उसके पास उसके पिता हैं ना भाई है, एक फियांसे थी वो भी नहीं है, कोई अपना नहीं है, जो बेस्ट फ्रेंड था वो भी नहीं है। अब ये क्या है कि अब ये दिन रात उस क्रिएचर का पीछा करने लगते हैं पूरे यूरोप में और इनकी जर्नी काफ़ी लॉन्ग, कोल्ड एंड डेंजरस होती है। विक्टर जो है क्रिएचर को नॉर्थ पोल की तरफ बिल्कुल ढूंढते ढूंढते जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रियल कहानी पे। अब ये सब हम एक चिट्ठी के दौरान पढ़ रहे हैं, वो चिट्ठी जिसे रॉबर्ट वॉल्टन अपनी बहन को लिख रहे हैं और हम सब पढ़ रहे हैं वो कहानी। तो उसी दौरान ये नॉर्थ पोल जब ढूंढने आए होते हैं इस क्रिएचर को, तो ये मिलते हैं वॉल्टन से। ये काफ़ी थक गए हैं, बीमार हैं और मौत इनके करीब है। तभी इन्हें क्रिएचर मिलता है, वो भी बिल्कुल बट टू वीक टू फाइट। विक्टर टेल्स वॉल्टन हिज स्टोरी, अब पूरी कहानी बता रहे होते हैं। एंड विक्टर के फाइनल वर्ड्स यही होते हैं। वॉल्टन को ये वार्न करते हैं कि अपने एम्बिशन को कभी इतना ऊपर मत करो, इतना ऊंचा नहीं करो, इतने हद तक आगे मत बढ़ाओ कि एक दिन वो तुम्हें ही डिस्ट्रॉय कर दे। एंड नॉलेज लेना इज़ अ ग्रेट थिंग, बट नॉलेज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी डेंजरस। फिर वो वहाँ पे वॉल्टन के शिप में ही जो हैं हमारे विक्टर, उनकी डेथ हो जाती है। ही स्टिल ऑब्सेस विद द मॉन्स्टर। एंड जो क्रिएचर है वो भी वहाँ पे आता है, वॉल्टन से मिलता है और विक्टर की डेथ पे ना वो क्रिएचर भी काफ़ी उदास है। वो बोलता है कि उसे बहुत बड़ा सॉरो है उसके अंदर कि ये सब डिस्ट्रक्शन का कारण वही है एंड ही हैज़ सफर्ड टू, नाउ ऑल होप इज़ गॉन। एंड ये जो क्रिएचर है ये वॉल्टन को बोलता है ही प्लान्स टू एंड हिज ओन लाइफ सो नो वन एल्स विल बी
हर्ट और वो अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर देता है, डिसअपियर हो जाता है इन दैट आइसी डार्कनेस। वॉल्टन को वही छोड़ के, इनकी क्रूज़ को वही छोड़ के, एंड एवरीवन इज सॉक्ड, एवरीवन इज सैड। अब यहाँ पे देन फाइनली दिस नॉवल एंड्स विद सम की पॉइंट्स, और वो की पॉइंट्स यही होते हैं कि विक्टर के एम्बिशन ने उनकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके लव्ड वन को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रीचर ने भी साथ साथ सफ़र करा, बट उसकी सफरिंग वॉयलेंट और काफ़ी वेंजफुल बनी। वॉल्टन, जिन्होंने सब कुछ ये सब विटनेस करा, उन्हें भी एक तरीके से वार्न किया गया कि आप भी इतने ऑब्सेस्ड मत हो अपने एम्बिशन को लेके। और ये जो नॉवल है ends in the icy Arctic with death, regret, and moral about the dangers of unhacked ambition and playing God. And this is how this novel ends. I really hope you have understood this chapter in, like, this whole novel in very detail.